नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिमांड एंड रिकवरी अंडर जीएसटी के टॉपिक पर बात करने वाला हूं। जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 75। दोस्तों, सेक्शन 75 में कुछ जनरल प्रोविजंस दिए हुए हैं जो डिमांड एंड रिकवरी में कवर होते हैं। दोस्तों, इन जनरल प्रोविजंस को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप जीएसटी सीख रहे हो, जीएसटी में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इससे आपके क्लाइंट का, टैक्स पेयर का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और ये जो पॉइंट है बहुत ही टेक्निकल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम जो डिमांड का नोटिस आता है अंडर सेक्शन 73 या 74 में, इसके कुछ बेसिक कंडीशन समझ लेते हैं, इसकी टाइम लिमिट को समझ लेते हैं, फिर आगे जनरल प्रोविजंस को समझते हैं। दोस्तों, अंडर सेक्शन 73 या 74 का जो सोकोज नोटिस आएगा अब सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक के लिए ही आएंगे। तो क्या अब इसके आगे सेक्शन 73 और 74 खत्म हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब आगे 2024-25 के लिए 24-25 से जो डिमांड का सोकोज नोटिस आएगा अब वो आएगा अंडर सेक्शन 74A से। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सेक्शन 74A पे बात नहीं करूंगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें बिल्कुल डिटेल में सेक्शन 74A के बारे में बात करूंगा। लेकिन यहां मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपने सेक्शन 73, 74 को अच्छी तरीके से समझ लिया है, उसके सभी प्रोविजंस को समझ लिया है, तो सेक्शन 74A को समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वही चीजें यहाँ कॉपी पेस्ट की गई है। कुछ चेंजिंग है टाइम लिमिट को लेकर, वो सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जब सेक्शन 74A पर बात करूंगा। यहां पर अभी हम सेक्शन 73-74 पे ही बात कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक के लिए हमें डिमांड का नोटिस आएगा अंडर सेक्शन 73-74 के लिए, उसकी टाइम लिमिट क्या रहेगी और क्या है। दोस्तों, सेक्शन 73-74 में सो कोज का टाइम लिमिट क्या है? अगर मिस्टेक का केस है, अदर देन फ्रॉड, तो सेक्शन 73 में नोटिस आएगा और उसकी टाइम लिमिट क्या है? 2 years and 9 month। अगर फ्रॉड का केस है तो सेक्शन 74 में नोटिस आएगा, उसकी टाइम लिमिट क्या है? 4 years and 6 month। दोस्तों, सेक्शन 73-74 पर मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है जो कि हमारे प्लेलिस्ट है डिमांड एंड रिकवरी, आप उसमें देख सकते हो। बेसिक से एडवांस तक का पूरा कवर किया हुआ है डिमांड एंड रिकवरी को। अब यहां हम बात करते हैं, जो टाइम लिमिट है 2 years and 9 month, 4 years and 6 month, किस डेट से काउंट किया जाएगा? देखिए, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से काउंट किया जाएगा 2 years and 9 month सेक्शन 73 के लिए और 4 years and 6 month से सेक्शन 74 की नोटिस के लिए। और अगर आपका मैटर है एरेनुअस रिफंड का, तो फ्रॉम डेट ऑफ एरेनुअस रिफंड, उस डेट से काउंट किया जाएगा 2 years and 9 month, 4 years and 6 month। ओके, देखिए, इसका मैं आपको एक चार्ट बता देता हूं, इस चार्ट को आप नोट भी कर लीजिए, क्योंकि अभी जो हमारा सेक्शन 73-74 में नोटिस आना है 2017-18 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक के लिए ही आना है, क्योंकि 23-24 के बाद अगला फाइनेंशियल हमारा 24-25 आता है, उसमें ये 73 या 74 में नोटिस नहीं आएगा, लेकिन 23-24 तक के लिए इसी में नोटिस आएगा। देखिए, अब इधर फाइनेंशियल ईयर है 17-18 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक। अब यहां मैंने एनुअल रिटर्न डेट लिख दिया है, 17-18 का एनुअल रिटर्न डेट 31 दिसंबर 2018, 18-19 का एनुअल रिटर्न ड्यू डेट 31 दिसंबर 2019, 19-20 के लिए 31 दिसंबर 2020, 20-21 के लिए 31 दिसंबर 2021। इधर फाइनेंशियल ईयर का जो एनुअल रिटर्न डेट है उसकी डेट मैंने लिख दिया है। अब यहां देखिए, नोटिस वैलिड टाइम अंडर सेक्शन 73, अगर सेक्शन 73 में नोटिस आना है तो उसकी टाइम लिमिट कितनी है? अगर अंडर सेक्शन 74 में नोटिस आना है तो उसकी टाइम लिमिट कितनी है? जो सेक्शन 73 में नोटिस आना है कब तक आ जाना चाहिए? विद इन 2 years and 9 month इसकी टाइम लिमिट, और सेक्शन 74 के लिए विद इन 4 years and 6 month। तो देखिए, 17-18 का अगर आपका केस है तो इसमें ना तो अब सेक्शन 73 में नोटिस आ सकता है, ना तो सेक्शन 74 में नोटिस आ सकता है। जिसको आ गया सो आ गया, जिसको नहीं आया है तो 17-18 के लिए 73 या 74 में नोटिस नहीं आ सकता, क्योंकि यह टाइम खत्म हो चुका है, जो कि मैंने रेड कर दिया है। और इसी तरीके से 18-19 में देखिए, 18-19 के लिए 73-74 का नोटिस अब नहीं आ सकता, जिसको आ गया, आगे किसी को नहीं आने वाला, क्योंकि इसका भी टाइम लिमिट खत्म हो गया है। ये चार्ट मैंने बना रखा है, इस चार्ट को आप नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा। क्योंकि जो भी नोटिस सेक्शन 73 या 74 में आता है तो सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि क्या वैलिड नोटिस है, टाइम पीरियड से अंदर है, इस चीज से आपको पता चल जाएगा। अब बात आती है 19-20। देखिए, 19-20 के लिए
सेक्शन 73 का टाइम पीरियड तो खत्म हो गया है, क्योंकि 30 सितंबर 2023 था टाइम पीरियड, जो कि खत्म हो चुका है। हाँ, लेकिन अगर सेक्शन 74 में नोटिस आना है तो सेक्शन 74 का भी टाइम पीरियड 30 जून 2025 तक का है। सेक्शन 74 में नोटिस आ सकता है 30 जून 2025 के अंदर, किसके लिए? 19-20 के लिए। इसी तरीके से 20-21 के लिए तो भी 23 सितंबर 2024 73 के लिए, 30 जून 2026 74 के 74 के लिए, और 21-22 में ये आपके सामने लिखा हुआ है, क्योंकि 21 20-21 21-22 22-23 एंड 23-24 यहां तक में अभी आपको 73 का भी टाइम पीरियड बचा हुआ है, 74 का भी बचा हुआ है। 23-24 तक के लिए ये नोटिस आएंगे 73-74 में ही, जो कि ये चार्ट मैंने आपके सामने पूरा कैलकुलेट करके टाइम पीरियड सबका लिख दिया है। ओके, आगे अब समझते हैं। अब 24-25 से जो नोटिस आएगा वो आएगा अंडर सेक्शन 74A, और इसकी टाइम पीरियड क्या होगी? अब यहां पर जो 2 years 9 month 73 के लिए, 4 years and 6 month 74 के लिए, ये सब खत्म हो जाएगा। अब जो 74 में नोटिस आएगा, 74A में आएगा, उसके लिए विद इन 42 मंथ, कहां से? यही जो यहां हमने देखा एनुअल रिटर्न डेट से विद इन 42 मंथ में आपको नोटिस आ जाएगा, चाहे आपका फ्रॉड का केस हो या अदर देन फ्रॉड का केस हो। 73-74 में नहीं आएगा, 74A में आएगा विद इन 42 मंथ। जैसे फाइनेंशियल ईयर 24-25 का अगर नोटिस आना होगा 74A में, तो 24-25 का एनुअल रिटर्न ड्यू डेट क्या होगा? 31 दिसंबर 2025, और इसका 40 विद इन 42 मंथ के अंदर नोटिस आना है तो 30 जून 2029 तक नोटिस आ सकता है 74A में फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, क्योंकि अब 24-25 से जो है अब 74A में ही नोटिस आएगा, 73-74 खत्म हो जाएगा। ओके, अब आगे हम बात करते हैं जो जनरल प्रोविजन है सेक्शन 75 क्लॉज 2 में, 75 सबसेक्शन 2 में क्या है? इसमें फ्रॉड अंडर सेक्शन 74 में नोटिस के बाद फ्रॉड प्रूव्ड नहीं होता है। पहला पॉइंट समझते हैं इसका क्या मतलब। देखिए, इस चीज को हम बिल्कुल एग्जांपल से समझते हैं। क्या? सेक्शन 75(2) को देखिए, इस चीज को हम एग्जांपल समझते हैं। इसमें क्या होगा? जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट ने आपको सो कॉज नोटिस भेज दिया, किसके अंदर? 74 के अंदर, लेकिन आप केस फाइल करते हो, अपीलेट अथॉरिटी में जाते हो या कोर्ट में जाते हो, वहां पर डिपार्टमेंट यह नहीं प्रूव कर पाता कि एक्चुअल में नोटिस 74 में ही होना चाहिए, तो उस केस में क्या होगा? इस चीज को हमें समझना है, और इस चीज को हम एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर एग्जांपल हमारा मान लीजिए एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और इसका केस है फाइनेंशियल ईयर 19-20 का। अब 19-20 का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न क्या होगा? 31 दिसंबर 2020, और अगर सो कोज नोटिस इशू होना होगा तो उसकी टाइम लिमिट क्या है? अगर मिस्टेक का केस है तो 2 years and 9 month, मतलब 30 सितंबर 2023 तक नोटिस आ सकता है। किसमें? मिस्टेक वाले केस में। और अगर फ्रॉड का केस है तो इसकी टाइम लिमिट 4 years and 6 month, मतलब 30 जून 2025 तक नोटिस आ सकता है, इस एग्जाम्पल में जो 19-20 का केस है। लेकिन यहां पर डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर देता है, और किस सेक्शन में? सेक्शन 74 में नोटिस इशू कर देता है। किसको? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को। ओके, किस डेट को नोटिस इशू करता है? हम इसमें दो केस समझेंगे। पहला केस 5 अगस्त 2023 को नोटिस इशू करता है अंडर सेक्शन 74 में, यानी कि फ्रॉड वाला केस है। अब यहां पर नोटिस इशू करता है और डिपार्टमेंट ऑर्डर भी पास कर देता है। मान लीजिए कोई भी हमारा केस था, नॉन पेमेंट या शॉर्ट पेमेंट, कोई भी मैटर था, उसके अंदर अगर हमारे ऊपर लायबिलिटी निकाल देता 50 लाख की, सेक्शन 74 के अंदर 50 लाख की लायबिलिटी निकाल के ऑर्डर भी पास कर दिया, लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप डिपार्टमेंट से फाइट करके ये प्रूव कर सकते हो कि जो डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर सेक्शन 74 के अंदर मामला दर्ज किया है, यानी कि जो फ्रॉड का मामला आपके ऊपर लगाया है, फ्रॉड का मामला एक्चुअल में है नहीं, आप प्रूव कर सकते हो। आप अपीलेट अथॉरिटी के पास गए या कोर्ट में गए और वहां पर आपने बताया कि ये जो डिपार्टमेंट ने हमारे ऊपर लायबिलिटी निकाल दिया है अंडर सेक्शन 74 के हिसाब से फ्रॉड का मैटर लगा दिया है, जबकि यह फ्रॉड तो है ही नहीं, हमने फ्रॉड नहीं किया है, और मैं कोर्ट में इस चीज को साबित करूंगा कि मैंने फ्रॉड नहीं किया है। डिपार्टमेंट ने जबरदस्ती सेक्शन 74 के अंदर फ्रॉड का केस हमारे ऊपर लगा दिया है।
अब केस चलता है, कोर्ट आपके सारे एविडेंस को चेक करती है और अगर कोर्ट ने एविडेंस को चेक किया, चेक करने के बाद जो आपकी अपीलेट अथॉरिटी है या कोर्ट है उसने ऑर्डर दे दिया, वास्तव में यह केस सेक्शन 74 का है ही नहीं, इसमें कोई फ्रॉड हुआ ही नहीं है, यह केस तो सेक्शन 73 का है। मतलब इस चीज से नहीं मना किया जा रहा है कि आपने टैक्स की चोरी नहीं की, मतलब सॉरी टैक्स कम पेमेंट किया है, ये सब चीज तो है, आपने शॉर्ट पेमेंट या नॉन पेमेंट किया है, ये बात तो सही है, लेकिन मामला यहां है कि ये सेक्शन 74 का केस नहीं बनता है, ये सेक्शन 73 में भी कवर हो सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट ने 74 में डाल दिया है। तो कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भैया ये केस 74 के लिए नहीं है। डिपार्टमेंट बोला कि इस केस को आप सेक्शन 73 में शिफ्ट कीजिए, मतलब इसका जो प्रोसीडिंग होगा वह 74 के हिसाब से नहीं होगा, 73 के हिसाब से होगा, जो पेनाल्टी भी लगेगी वह सेक्शन 73 के हिसाब से लगेगी। कोर्ट ने बोल दिया, फिर डिपार्टमेंट उस केस को सेक्शन 74 वाले मैटर को सेक्शन 73 में ले जाता है। अब यहां पर देखिए 5 अगस्त 2023 को नोटिस दिया था इन्होंने सेक्शन 74 में, अब कोर्ट ने बोल दिया कि ये मैटर आप ले जाओ सेक्शन 73 में। तो अब देखो मिस्टेक का केस है, सेक्शन 73 में नोटिस आएगा तो उसकी टाइम लिमिट क्या है, 30 सितंबर 2023 तक नोटिस आना चाहिए, 30 सितंबर 2023 तक, लेकिन यहां पर इन्होंने 5 अगस्त 2023 को नोटिस दिया। इसके मतलब कि यह टाइम लिमिट के अंदर है, किसके, 73 वाले के केस के। तो ये 74 वाला जो सेक्शन है यह ट्रांसफर हो जाएगा आपका 73 में। ओके, अब यहीं पर हम मान लेते हैं दूसरा केस समझ लेते हैं। 25 मार्च 2024 को नोटिस दे दिया डिपार्टमेंट ने, किसको, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को। तो डिपार्टमेंट को लगता है कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने फ्रॉड किया है, फ्रॉड के केस में सेक्शन 74 में नोटिस भेज देते हैं, कितना, 25 मार्च 2024 को। ओके, इनको लगता है फ्रॉड है। अब ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कोर्ट में जाते हैं, फिर वही बात होती है और ये प्रूव कर देते हैं कि ये मैटर 74 का नहीं है, ये मैटर है 73 का। फिर कोर्ट ने ऑर्डर दे देता है, ऑर्डर पास कर देता है कि डिपार्टमेंट को इस केस को आप 74 से 73 में शिफ्ट कीजिए। अब डिपार्टमेंट उस केस को 74 से 73 में शिफ्ट करता है। ठीक है, देख लेते हैं। अब यहां पर देखो इन्होंने नोटिस कब भेजा था, नोटिस भेजा था 25 मार्च 2024, जो कि 30 जून 2025 तक की नोटिस भेज सकते थे सेक्शन 74 में, उसके लिए वैलिड था। लेकिन जब कोर्ट ने बोल दिया कि इसको शिफ्ट करो 74 से 73 में, तो यहां देखो मिस्टेक का केस हो गया और नोटिस आनी है सेक्शन 73 में। अब मामला बन गया 73 का, और 73 का ड्यू डेट कब तक है, टाइम लिमिट नोटिस का 30 सितंबर 2023, और इन्होंने नोटिस भेजा 25 मार्च 2024। अब ये तो टाइम बार्ड हो गया, मतलब यहां जो केस है दूसरा टाइम बार्ड है, मतलब डिपार्टमेंट के हाथ से एक केस निकल गया। जो 50 लाख की उन्होंने पेनाल्टी लगाई थी, जो टैक्स लगाया था, सब कुछ मिलाकर वो सब खत्म, डिपार्टमेंट को कुछ भी नहीं मिलने वाला, 1 रुपया नहीं मिलने वाला, पूरा केस खत्म। क्यों, क्योंकि टाइम बार्ड है। कोर्ट ने 73 में शिफ्ट करवा दिया, और लेकिन सेक्शन 73 के अंदर जो टाइम लिमिट है वो खत्म हो चुका है। 30 सितंबर 2023 तक आना था, लेकिन आपने नोटिस भेजा 25 मार्च 2024 को 74 में, और कोर्ट ने शिफ्ट करवा दिया 73 में, तो यहां पर 1 रुपया नहीं मिलेगा डिपार्टमेंट को, पूरा केस खत्म, टाइम बार्ड। अब यहां देखो कितना बड़ा फायदा हो रहा है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, 74 में नोटिस आया है, आप देख लो 73 का टाइम लिमिट क्या है, और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, आप प्रूव कर सकते हो कि यह 74 का केस नहीं, आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है, तो आप कोर्ट में जाकर उसको शिफ्ट करवाइए 73 में। अगर इस तरीके का केस आ जाता है, अगर टाइम बार्ड हो रहा है, तो पूरा केस खत्म। दोस्तों ये टेक्निकल पॉइंट थी, टेक्निकल पॉइंट ये है, और यह इसी में बताया गया है सेक्शन 75 सब सेक्शन 2 में, जो जनरल प्रोविजन बताता है। दोस्तों बाकी इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अगले वीडियो में हम सेक्शन 74A पे भी डिस्कस करेंगे, जो कि हम कंपेयर करेंगे सेक्शन 73, 74 और 74A को। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।